हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने गिफ्ट का थियरी पढ़ा था। नेक्स्ट थियरी, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड मींस अज्यूम्ड। डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड। देखो, अगर किसी कंपनी ने बच्चा लोग डिविडेंड पे किया है, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो सच डिविडेंड इज नॉर्मल डिविडेंड। डिविडेंड पेड बाय कंपनी इज अ डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जो होता है ना बच्चा लोग, ये शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। अंडर सेक्शन 1034, dividend received from Indian company is exempt under section 1034. So assuming that the dividend is paid by Indian company, so Indian company जब dividend pay करेगी शेयर होल्डर के लिए, वो exempt होगा. But such Indian company has to pay dividend distribution tax. Dividend distribution tax. For shareholder it is exempt, but for Indian company on such dividend, Indian company has to pay dividend distribution tax. ये बात और है, शेयर होल्डर की जेब से पैसा नहीं जाता, बट अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन, इज borne by the shareholder. टैक्स का बर्डन borne by shareholder. हाउ कम? देखो बच्चा लोग, अगर कंपनी, एग्जांपल ले रहा हूं, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, और अगर कंपनी को मालूम है कि इसमें से 15 रुपए उसे टैक्स देना होगा, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी? 15 रुपए साइड में रखेगी और 85 रुपीज एज अ डिविडेंड दे देगी। तो शेयर होल्डर को अल्टीमेटली 85 रुपीज ही मिल रहा है। भले टैक्स कंपनी पे कर रही है, बट बर्डन तो शेयर होल्डर पर ही आया ना। अगर यही टैक्स लगता ही नहीं तो ये 15 रुपए कंपनी सेट असाइड करती ही नहीं, तो पूरा का पूरा 100 रुपीज कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती। बट सिंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज अ बर्डन विच इज पेड बाय इंडियन कंपनी, ये अल्टीमेटली ये टैक्स बेयर कौन कर रहा है? शेयर होल्डर बेयर कर रहे हैं। सो काफी टाइम ऐसा होता है कि शेयर होल्डर और कंपनी मिलकर टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग कौन कर रहा है? कंपनी, शेयर होल्डर मिलकर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। व्हेन आई से कंपनी, मतलब डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी और शेयर होल्डर मिलकर कुछ ऐसा टैक्स प्लानिंग करते हैं जिससे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अवॉइड कर सके, जिससे उन्हें ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स न भरना पड़े। तो इंडियन कंपनीज क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, बट डिविडेंड नाम से नहीं, किसी और नाम से पेमेंट करती है। पेयर कौन है? इंडियन कंपनी। रिसीवर कौन है? शेयर होल्डर। बट कंपनी पेमेंट करते वक्त कोई और नाम यूज कर रही है, डिविडेंड वर्ड यूज नहीं कर रही है, कोई और नाम यूज कर रही है। अब गवर्नमेंट को ऐसे पेमेंट्स पर डाउट जा रहा है, और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी पेमेंट कर रही है, नॉट इन द नेम ऑफ डिविडेंड, बट कंपनी पेमेंट कर रही है किसको? शेयर होल्डर को। तो ऐसे कुछ पेमेंट्स को जिस पर गवर्नमेंट को डाउट जा रहा है, गवर्नमेंट उसे डिविडेंड मान लेती है। और डिविडेंड मान लेती है उसको कहते हैं डीम्ड मतलब अज्यूम्ड एज डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड नाम से ही पेमेंट किया है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कंपनी ने पेमेंट डिविडेंड नाम से नहीं किया है,
किसी और नाम से पेमेंट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और गवर्नमेंट को डाउट जा रहा है कि ये जो पेमेंट है ये डिविडेंड ही है, तो गवर्नमेंट ऐसे डिविडेंड को डीम डिविडेंड मान रही। तो इससे रिलेटेड टोटल 5 सेक्शंस बनाए गए हैं जिसमें पेमेंट्स को डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन 222A, सेक्शन 222B, सेक्शन 222C, सेक्शन 222D एंड सेक्शन 222E। ये टोटल ऐसे 5 सेक्शन हैं जिसपे डिविडेंड पेमेंट्स को डिविडेंड मान लिया जाएगा। एक एक करके हम सेक्शंस पढ़ेंगे। डेफिनेटली जिस ऑर्डर में यहाँ पर मैंने लिखा है उस ऑर्डर में नहीं, हम रैंडमली कोई भी ऑर्डर का डिविडेंड पढ़ते हैं। सबसे पहला अंडर सेक्शन 222C, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। 222C, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो से फॉर एग्जांपल कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख का, कंपनी की अदर लायबिलिटीज है 10 लाख और सारे एसेट्स का वैल्यू है 15 लाख। बच्चा लोग, आप लोग मुझे बता सकते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? कहना इसे रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट अ accumulated profit or can I say it is a profit which is not yet distributed, undistributed profit, undistributed profit. रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट पास्ट ईयर में कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया अब तक अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी रहता है जो अब तक हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसे कहते हैं रिजर्व्स। तो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब गवर्नमेंट देखो यहां पर क्या थॉट प्रोसेस ले रही है। आप लिक्विडेशन कर रहे हो, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो रही है, तो हम लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, सारे असेट्स को बेच देते हैं। असेट्स बेचकर जो पैसा आता है इससे आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाता है। वो ठीक है, आप किस ऑर्डर में पेमेंट करते हो दैट यू नो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करना है, फिर बाद में फ्लोटिंग चार्ज पे करना है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे करना है, ठीक है। अल्टीमेटली आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर देना। उसके बाद फंड्स बचा तो शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तो ऐसा समझो कंपनी ने अपने सारे असेट्स, 15 लाख बुक वैल्यू था और 15 लाख में बिका भी, इससे कंपनी ने आउटसाइड लायबिलिटी पे ऑफ कर दी 10 लाख। अब 10 लाख आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद जो फंड्स बच रहा है 5 लाख, दैट इज पेड टू द शेयर होल्डर। दैट इज नॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसेस। पहले असेट्स बेचा, असेट्स बेचकर लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया वो शेयर होल्डर को दे दिया। दिस इज नॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसीजर। अब इस पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ये 5 लाख जो आपने शेयर होल्डर को पे किया है इसमें से 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, और ये 2 लाख का जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, दिस इज नथिंग बट अ accumulation of past profit. This is nothing but a accumulation of past profit. अगर आपने पास्ट में ही ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होता एज अ डिविडेंड तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता, इसलिए आपने जानबूझकर पास्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसे रिटेन कर लिया एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अब लिक्विडेशन के नाम पर आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो। तो आप ये लिक्विडेशन के वक्त जो शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स, टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स, टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स appearing in the balance sheet, it will be considered as deemed dividend under section 222C.
एज पर सेक्शन 222C इस पर्टिकुलर पेमेंट्स को डिविडेंड मान लिया जाएगा। 5 लाख में से 2 लाख को सिर्फ डिविडेंड माना जाएगा बच्चा लोग। वो जो 3 लाख का पेमेंट हो रहा है दैट इज नॉर्मल पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम डीम डिविडेंड किसे कंसीडर करेंगे? जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड था आपने वो डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ वेदर सच प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड और नॉट, whether such profit is capitalized or not, whether such profit is capitalized or not। अब ये कैपिटलाइज्ड और नॉट इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए इसी एग्जांपल में समझो। कंपनी ने पास्ट में बोनस डिक्लेयर किया था, पास्ट में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था। तो आप सबको मालूम होगा बोनस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बोनस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो कंपनी ने क्या किया, रिजर्व में से कुछ पोर्शन एज अ बोनस डिक्लेयर कर दिया और कुछ रिजर्व का पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, बैलेंस पोर्शन। अब ये बोनस जिस साल कंपनी ने डिक्लेयर किया होगा, जिस साल कंपनी ने ये बोनस डिक्लेयर किया होगा, दिस बोनस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बट इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरा नहीं गया होगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज ऑन डिविडेंड नॉट ऑन बोनस। तो समझो पास्ट में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था और टोटल ये जो 3 लाख का शेयर कैपिटल है इसमें से 1 लाख का बोनस है। टोटल शेयर कैपिटल 3 लाख है जिसमें से 1 लाख रुपए का बोनस शेयर है। तो ये बोनस शेयर को मैं बोलूंगा इट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। बोनस शेयर इज नथिंग बट अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। उसका कंपनी की बुक में एंट्री हुआ होगा जिस साल कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया होगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उससे कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम हो गया। मतलब अगर तुम बैलेंस शीट में देखोगे लिक्विडेशन के वक्त तो दिखाई सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, बट एक्चुअली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख का नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3 लाख का है। 2 लाख not capitalized, 1 lakh capitalized in past. So out of 5 lakh, 3 lakh will be considered as deemed dividend and 2 lakh is normal payment of equity share capital. मतलब जितना बोनस कंपनी ने पास्ट में अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर किया था फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन उस बोनस वाले प्रपोर्शन का भी पेमेंट आपको कैश में मिल रहा है। मतलब ऐसे तो सारी कंपनी करेगी, लिक्विडेशन के 6 महीने पहले, 1 साल पहले बोनस डिक्लेयर कर देगी। अगर इस पर टैक्स ना लगे, बोनस शेयर पर अगर टैक्स ना लगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का ऑब्लिगेशन ना है, तो सारी कंपनी क्या करेगी, लिक्विडेशन से पहले वो जो बैलेंस शीट में 2 लाख दिखाई दे रहा है वो भी बोनस डिक्लेयर कर देगी। तो अब कैपिटल दिखा देंगे 5 लाख और फिर रीपेमेंट कर देंगे 5 लाख का और बोलेंगे हमने तो कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, वो तो शेयर कैपिटल था। तो गवर्नमेंट कहती बेटा तुम पास्ट में कैपिटलाइज कर चुके हो या ना कर चुके हो, any reserves and surplus appearing in the balance sheet, whether capitalized or not, that portion of payment will be considered as dividend paid by you to the shareholder. And on such payment, company is liable to pay dividend distribution tax as per section 222C. 222C, liquidation of company. 222C, liquidation of company. Next, after section 222C, section 222D, section 222D, that is reduction of share capital.
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। से फॉर एग्जांपल बच्चा लोग, इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू है 5 लाख, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 50,000। तो आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके एक टॉपिक पढ़ा होगा। एज पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पेड अप वैल्यू कम कर सकती है एज पर दैट स्कीम। अब यहां पर समझो, कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बट कंपनी अपने इक्विटी शेयर कैपिटल का 7 रुपीज पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल का 7 रुपीज पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर रही है बाय रीपेमेंट, बाय रीपेमेंट। तो टोटल कितना रीपेमेंट होगा? 50,000 इंटू 7, 3,50,000। तो बैलेंस शीट में पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था 5 लाख, रीपेमेंट करने के बाद हो जाएगा 1,50,000। नाउ अब इस पर गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है। अब इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, अगर तुमने कभी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन किया, अगर आपने कभी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन किया, तो जितने से रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में अपीयर है, उतने प्रपोर्शन के रिडक्शन को हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। That portion will be considered as dividend paid by company to the shareholder. The balance 50,000 is normal payment. उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, उतने प्रपोर्शन तक के रीपेमेंट को हम डिविडेंड मान लेंगे। क्यों ऐसा सर? जबरदस्ती गवर्नमेंट ऐसा क्यों मान रही है? तो बच्चा लोग इमेजिन करो, कंपनी ने ऐसा कर लिया और सेक्शन 222D वाला प्रोविजन नहीं होता, 222D वाला प्रोविजन नहीं होता, तो सारी कंपनी ऐसा ही करती। डिविडेंड देने के बदले हर साल रीपेमेंट करती कैपिटल का, हर साल रीपेमेंट करती, और रीपेमेंट करने के बाद कंपनी कन्वर्ट कर देती पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड। बाय बोनस शेयर्स। आपको मालूम होगा 2 तरीके का बोनस शेयर होता है। पहला बोनस शेयर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड अप, दूसरा इश्यू ऑफ न्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। आपका शेयर पहले 10 रुपए का था, जैसे ही 7 रुपए रीपे किया, अब आपके शेयर पार्टली पेड हो गए। द पेड अप वैल्यू इज 3 रुपीज, द पेड अप वैल्यू इज 3 रुपीज। तो कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करने के बाद बोनस डिक्लेयर कर देगी, और जैसे कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी, एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जैसे ये एंट्री पास होगा, रिजर्व यहां पर कम और शेयर कैपिटल 3 लाख से बढ़ जाएगा। मतलब कम, यहां पर गवर्नमेंट को मालूम है कि तो अगर बोनस देगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाएगा? 3 लाख तक का। तो 3 लाख तक के प्रपोर्शन के पेमेंट को मैं डिविडेंड मान लूंगा। उससे अगर कुछ ज्यादा पेमेंट किया ना, तो दैट इज परमानेंट रिडक्शन। देखो ओरिजिनली 5 लाख था, बोनस देने के बाद भी 4,50,000 ही बच रहा है, दैट इज परमानेंट रिडक्शन ऑफ 50,000। उस पर डिविडेंड का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, उसे डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो एज पर सेक्शन 222D, गवर्नमेंट सिंपल कह रही है, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व है
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो आप अपने शेयर होल्डर में पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर आपके पास और रीपेमेंट करने का चांस लग रहा है तो कैपिटल रीपे करो। ऐसे कैपिटल रीपे कौन करता है? फिर भी अगर आपको करना है करो। हम तो जितना बैलेंस शीट में रिजर्व अपीयर होगा उतने प्रपोर्शन के पेमेंट को डिविडेंड मान लेंगे, उतने प्रपोर्शन तक के पेमेंट को डिविडेंड मान लेंगे एज पर सेक्शन 222D, एज पर सेक्शन 222D। सो एज पर सेक्शन 222C लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यहां पर कंपनी बंद हो रही है और लिक्विडेशन प्रोसेस कंपनी फॉलो कर रही है, असेट्स बेच रही है, लायबिलिटीज का पेमेंट कर रही है, लास्ट में शेयर होल्डर को पे कर रही है। तो जब शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा तो जितना accumulated profit whether capitalized or not is paid to the shareholder, such portion will be considered as dividend. And in case of section 222D, company is not gone for liquidation process. Before liquidation कंपनी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर रही है, उनका रीपेमेंट कर रही है। It is not a case of buyback. In case of buyback कंपनी सारे के सारे मतलब 10 रुपए का 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए का शेयर बायबैक करती है। उसका ऐसा पार्ट में बायबैक नहीं होता कि 10 में से 3 रुपए बायबैक करूंगा, 7 रुपए बायबैक नहीं करूंगा। जितने लोगों के शेयर बायबैक होंगे पूरे शेयर बायबैक होंगे। सो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। दैट बायबैक इज नॉट अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपने पर शेयर की वैल्यू रिड्यूस की बाय रीपेमेंट और बाद में आप जानबूझकर उनको बोनस देकर उनका वापस पेड अप वैल्यू बढ़ा दोगे। तो गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं चलेगा। तुम जितना पेमेंट करोगे to the extent reserve appearing in the balance sheet, such payment will be considered as deemed dividend. Next, 222B bonus shares. 222B bonus shares. बच्चा लोग, हम बोनस किसको दे सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? तो हम बोनस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं दे सकते। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस में हम क्या दे सकते हैं? तो बच्चा लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को हम बोनस में इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हैं, उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, बट हम उनको डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकते। नहीं अलॉट कर सकते। क्या अलॉट कर सकते? इक्विटी अलॉट करो चलेगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉट करो तो चलेगा, डिबेंचर्स अलॉट करोगे तो नहीं चलेगा। तो अगर किसी कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, अगर किसी कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स अलॉट किया एज अ बोनस, then this will be considered as abnormal bonus. This will be considered as abnormal bonus. और इस abnormal bonus के लिए जितना आपने प्रॉफिट यूज किया, इस abnormal bonus के लिए आपने जितना प्रॉफिट यूज किया, such profit will be considered as deemed dividend. आप बोनस किससे देते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट। फॉर दैट एंट्री इज रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो आपने रिजर्व को यूज कर लिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है जितना रिजर्व आपने यूज किया बोनस डिक्लेयर करने के लिए, उतने पेमेंट को डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 222B। सिमिलर टू दैट, अगर किसी कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दिया, किसको बोनस दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, विच इज नॉट अलाउड। अब उनको बोनस में आप इक्विटी शेयर्स दो, उनको बोनस में आप प्रेफरेंस शेयर्स दो, या उनको बोनस में आप डिबेंचर्स दो, कुछ भी दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देना अलाउड ही नहीं है। तुमने कैसे दे दिया? फिर भी अगर तुमने दिया तो हम उसे एबनॉर्मल बोनस कंसीडर करेंगे और इस एबनॉर्मल बोनस के लिए जितना प्रॉफिट यूज किया गया उस पर डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन अप्लाई कर देंगे अंडर सेक्शन 222B। अंडर सेक्शन 222B। तो क्वेश्चन इज, अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस में इक्विटी शेयर्स दिया तो क्या इसे डीम्ड डिविडेंड कंसीडर करेंगे? तो नो, इसे डीम्ड डिविडेंड हम कंसीडर नहीं करेंगे।
अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस में प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर दिया तो क्या इसे हम डीम्ड डिविडेंड कंसीडर करेंगे? नो, इसे डीम्ड डिविडेंड हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल बोनस. दिस इज नॉर्मल बोनस, दिस इज अलाउड. एबनॉर्मल बोनस इज नॉट अलाउड. तो ये पेमेंट होगा, चलेगा, ये दोनों पेमेंट नहीं चलेगा. So 222B bonus shares. Next, which is the most simplest, we can say, बहुत easy है, distribution of assets. Distribution of assets. समझो कंपनी में यस कंपनी है, समझो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. असेट्स का जनरली डिविडेंड इज पेड इन कैश. बराबर है. अब कंपनी सोच रही है कि अगर मैं मेरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगी कैश में तो उस पर हमें क्या भरना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कह रही है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, हम आपको कंपनी का असेट्स दे देंगे, आप मार्केट में ये असेट्स बेच देना. असेट्स बेचकर आपको कैश मिल जाएगा. कंपनी डायरेक्टली आपको कैश दे या कंपनी आपको असेट्स दे, अल्टीमेटली आपको तो पैसा मिलने ही वाला है. तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो जिस समय उसने असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस समय जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस अपीयर करेगा बैलेंस शीट में जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस अपीयर करेगा, that portion of distribution of assets considered as deemed dividend under section 222A. Considered as deemed dividend under section 222A. अगर हम बात करें तो जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन बनाकर रखा है कि बाय चांस किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर में असेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो, और बाद में शेयर होल्डर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप ये असेट्स बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा रूल बनाकर रख दिया है कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर में असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस अपीयर करेगा बैलेंस शीट में, दैट पोर्शन विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A. सो टोटल हमने 4 सेक्शन बचा लो कर लिया. 222C लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, 222D reduction of capital, 222B bonus share and 222A distribution of assets. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शंस में. 222E that is loans and advance to the shareholder. अब ये लोन्स एंड एडवांस टू शेयर होल्डर को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेता हूं. से फॉर एग्जांपल एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है. अब इस क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी. क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी. अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी बच्चा लोग डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर को, तो फॉर शेयर होल्डर इट इज एग्जेम्प्ट, बट कंपनी को टैक्स लगेगा. अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन तो शेयर होल्डर पर ही आएगा. तो कंपनी और शेयर होल्डर मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं. क्या प्लानिंग कर रहे हैं समझो. शेयर होल्डर कंपनी को कह रहा है कि आप मुझे डिविडेंड नाम से पैसा मत दो, आप मुझे लोन के नाम पर पेमेंट कर दो. लोन गिवन. अगर आप मुझे लोन के नाम से पेमेंट करोगे, अगर यहाँ पर शेयर होल्डर और क्लोजली हेल्ड कंपनी देखो कैसा टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं.
शेयर होल्डर क्लोजली हेल्ड कंपनी को कहता है कि आप हमें लोन दे दो। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, कुछ लोग शेयर होल्डर हैं, मिलकर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आप हमें पेमेंट डिविडेंड नाम पर मत करो, लोन के नाम पर करो। जैसे आप लोन दोगे, शेयर होल्डर्स के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा लोन टेकन। इट इज अ कैपिटल रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट, तो इस पर टैक्स शेयर होल्डर को नहीं आएगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाएगी और अपने बैलेंस शीट में लिख देगी लोन गिवन, लोन गिवन। मतलब ये पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट करने के बाद ना शेयर होल्डर टैक्स भरेगा और ना कंपनी टैक्स भरेगी। अब हर साल थोड़ा थोड़ा करके क्लोजली हेल्ड कंपनी जितना कैश में कलेक्शन करेगी, ध्यान से समझना, जितना कैश में कलेक्शन करेगी, दैट कलेक्शन विच इज मेड इन कैश, वो अपने बुक्स में डिस्क्लोज करेगी कि हमें हमारे शेयर होल्डर से लोन का रीपेमेंट मिला। कलेक्शन तो कैश में हुआ है ना, अब वो कैश वाला कलेक्शन बुक्स में दिखाकर इनकम बढ़ाने से अच्छा वो क्या दिखा देंगे कि वो जो कैश वाला कलेक्शन है दैट इज नथिंग बट अ रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द शेयर होल्डर, और उससे एंट्री क्लोजली हेल्ड कंपनी कर देगी कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और धीरे धीरे करके कैश यहाँ पर माइनस 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 माइनस, वो जो असेट साइड एक लोन अकाउंट क्रिएट हुआ था वो धीरे धीरे करके नील हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके नील हो जाएगा। अब यहाँ पर शेयर होल्डर क्या डिस्क्लोज करेगा, तो शेयर होल्डर भी दिखा देगा कि मेरा कुछ इनकम आया था विच इज एग्जेम्प्ट इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम। शेयर होल्डर दिखाएगा कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम कमाया ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का, कैश में आया, वो 1 लाख मैंने पेमेंट कर दिया क्लोजली हेल्ड कंपनी को। यहां पर से लोन टेकन का अमाउंट लेस होता जाएगा, कैश पेड कैश पेड कैश, धीरे धीरे करके करते 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 ये भी नील हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है, लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर होल्डर को लोन देगी और फिर थोड़ा 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 रीपेमेंट कैश में करके दिखा देगी कि रीपेमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, लोन गिवन टू शेयर होल्डर, लोन गिवन टू शेयर होल्डर, लोन गिवन टू शेयर होल्डर, जिसके पास कम से कम होल्डिंग at least 10% or more equity share capital, holding at least 10% or more equity share capital। अगर ऐसे किसी शेयर होल्डर को लोन दिया, ऐसे किसी शेयर होल्डर को लोन दिया, तो जितना अमाउंट का लोन उस शेयर होल्डर्स को दिया गया है उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट को डिविडेंड मान लिया जाएगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन दे रही है, गवर्नमेंट कह रही भाई साहब आपका काम है लोन देना, क्या आपका काम है लोन देना? क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपका काम है लोन देना? क्लोजली हेल्ड कंपनी कह रही हाँ ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, मैं लोन ही देता हूं, आई एम अ बैंक, आई एम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है लोन देना। then in that case the loan given to the shareholder will not be considered as deemed dividend। लेकिन अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी कहती है नहीं हमारा मेन एक्टिविटी लोन प्रोवाइड करना नहीं है, मेन एक्टिविटी लोन प्रोवाइड करना नहीं है, तो अब गवर्नमेंट कहती है जब आपका काम लोन देना नहीं है तो आप लोन क्यों दे रहे हो? और दिया तो दिया, खुद के शेयर होल्डर को लोन दिया, वाह रे वाह, ये क्या बात हो गई, हम तो उस अमाउंट को डिविडेंड मान लेंगे, लेकिन किसी भी शेयर होल्डर को दोगे तो नहीं मानेंगे। ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए जिसके पास कम से कम 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए, तो ही डिविडेंड माना जाएगा। मतलब अगर किसी ऐसे शेयर होल्डर को पैसा दिया जिसके पास 5% है, 4% है, 2% है, 1% है, तो ऐसे पेमेंट को डिविडेंड नहीं माना जाएगा। पेमेंट को तब डिविडेंड माना जाएगा जब कम से कम 10% या उससे ज्यादा हो। सिमिलर टू दैट, अब समझो यहां पर शेयर होल्डर अब फर्दर टैक्स प्लानिंग कर रहा है। शेयर होल्डर क्या सोच रहा है कि चलो ठीक है मुझे देंगे तो डीम डिविडेंड माना जाएगा ना, तो अब
शेयर होल्डर कंपनी के साथ मिलकर टैक्स प्लानिंग कर रहा है, शेयर होल्डर ने खुद का एक पार्टनरशिप फर्म बना दिया, शेयर होल्डर ने खुद का एक पार्टनरशिप फर्म बना दिया, जिसमें पार्टनर कौन, शेयर होल्डर खुद और उसकी वाइफ, या शेयर होल्डर अलॉन्ग विद सम अदर पर्सन, जिसमें कम से कम शेयर होल्डर का 20% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए इन प्रॉफिट. He should be substantial interest holder in that organization. He should be substantial interest holder in that organization. तो अब शेयर होल्डर क्या बोल रहा है मालूम है, कि लोन मेरे उस कंसर्न को दो जहां पर मैं पार्टनर हूं. तो गवर्नमेंट यहां पर फर्दर रूल ऐड कर रही है कि अगर लोन डायरेक्टली शेयर होल्डर को नहीं दिया, किसी ऐसे कंसर्न को लोन दिया जहां पर इस शेयर होल्डर का जिसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर है, उस शेयर होल्डर का इस कंसर्न में कम से कम 20% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए, 20% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए. मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन दे रही है टू एनी कंसर्न where such shareholder has substantial interest. The loan given to such concern will also be considered as deemed dividend. मतलब डायरेक्टली लोन शेयर होल्डर को दो या उसके कंसर्न को दो जहां पर वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, इन बोथ द केस इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. तो समझो, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी कंसर्न को लोन दिया जहां पर इस शेयर होल्डर का 15% शेयर है, देन इन दैट केस उसे डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा. डीम्ड डिविडेंड मानने के लिए एट प्रेजेंट कंपनी में उसका होल्डिंग कम से कम 10% होना चाहिए, प्लस इस कंसर्न में 20% होना चाहिए. 10% कंपनी में, 20% कंसर्न में. जब ये दोनों क्राइटेरिया साथ में सैटिस्फाई होगी और उस कंसर्न को लोन दिया गया है, तो वो जो लोन कंसर्न को दिया गया है उसे भी डिविडेंड मान लिया जाएगा. But if the loan and advances is given in the ordinary course of business, then it will not be considered as deemed dividend. अब थर्ड एंड लास्ट इसमें पॉइंट गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी भी पर्सन को लोन दिया, एनी पर्सन जिसका बेनिफिट उस शेयर होल्डर को होने वाला है, लोन गिवन टू एनी पर्सन, लोन गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू एनी पर्सन for the benefit of shareholder, then the amount of loan given to such person will also be considered as deemed dividend. इसका मतलब नहीं समझा सर, लोन दिया किसी भी पर्सन को, शेयर होल्डर को कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो से फॉर एग्जांपल क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को लोन दे दिया. एग्जांपल समझो, एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉय को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर महीने कैश विड्रॉ करके, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन थोड़ा थोड़ा कैश विड्रॉ करके शेयर होल्डर को पे करता जा. अब यहां पर ऐसा मत सोचो बहुत सारे शेयर होल्डर है. अरे यार, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड ओनर है, 4, 5, 10 लोग ओनर हैं और वो कुछ लिमिटेड ओनर्स डिक्टेट कर रहे हैं और लोन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, बोल रहे ये ले पैसा, ले हर दिन पैसा विड्रॉ कर बैंक से और लाकर शेयर होल्डर को दे दे. ऐसा अगर असेसिंग ऑफिसर प्रूफ कर देता है, तो ऐसे अमाउंट को भी डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा. लेकिन यहां पर प्रूफ ऑफ बर्डन असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है.
अगर असेसिंग ऑफिसर ऐसा प्रूफ कर नहीं पाता है तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा. इन फर्स्ट टू केसेस, loan given to the shareholder or any concern, loan given to the shareholder or any concern, always considered as deemed dividend, always considered as deemed dividend. वहां पर प्रूफ हो नहीं हो, वहां पर प्रूफ का कोई बर्डन ही नहीं है, वहां पर प्रूफ का कोई बर्डन नहीं. लेकिन अगर लोन किसी पर्सन को मिला जिसका बेनिफिट शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, ऐसा असेसिंग ऑफिसर प्रूफ कर देता है तो ही उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. मैं वापस रिपीट कर दूं, loan given in the ordinary course of business, loan given in the ordinary course of business will be considered, loan given in the ordinary course of business will not be considered as deemed dividend. अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब मेरा काम ही है लोन देना और मैंने लोन दिया तो उसे डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द extent reserves and surplus appearing in the balance sheet, reserves and surplus appearing in the balance sheet. लोन अमाउंट दिया 15 लाख का, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस है 10 लाख. लोन दिया है 15 लाख का बट रिजर्व है सिर्फ 10 लाख का, तो सिर्फ 10 लाख के प्रोपोर्शन को डिविडेंड माना जाएगा. वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख का पेमेंट किया है उसे डिविडेंड कंसीडर नहीं करना है. To the extent reserve appearing in the balance sheet will be considered as deemed dividend. And this section is important for you. Section 222E. Either directly loan given to the shareholder holding at least 10% equity share or more, or loan given to any concern where such shareholder has a substantial interest, or loan given to any concern for the benefit of such shareholder. Then in all these three cases, the amount of loan advances given to the shareholder will be considered as deemed dividend. तो समझो शेयर होल्डर ना, शेयर होल्डर एक सप्लायर है, गुड्स सप्लाई करता है, और हम बीइंग अ क्लोजली हेल्ड कंपनी हमने 10 लाख का गुड्स ऑर्डर किया शेयर होल्डर के पास से जो एक्चुअली सप्लायर है, और उस सप्लायर ने हमको बोला कि भाई हमको एडवांस दोगे 2 लाख तो ही हम गुड्स सप्लाई कर पाएंगे. एंड बीइंग अ कंपनी हमने उसको 2 लाख का एडवांस दिया. अब वो जो शेयर होल्डर सप्लायर है वो उसके पास 10% इक्विटी शेयर है, बट सिंस द एडवांस इज गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो मैं क्रेडिटर को सप्लायर को एडवांस मनी दे रहा हूं, दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इस पर्टिकुलर एडवांस अमाउंट को डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा. If the loan advances is given in the ordinary course of business, it will never considered as deemed dividend. So total deemed dividend के 5 section, 222A, 222B, 222C, 222D and 222E. 222A, that is distribution of assets. A for assets, A for assets, A for assets. 222B, distribution of bonus. But कौन सा bonus? Abnormal bonus. Normal bonus is allowed, abnormal bonus is not allowed. 222C, liquidation of company. उसे आप याद रखना closer, C, closer. Liquidation, closer. 222C, C, closer. A for assets, B for bonuses, C for closer. 222D, reduction. D for reduction. Reduction of share capital. And 222E, E for exception. Why exception? बच्चा लोग 222A, B, C, D ये चारों केसेस में the rule is applicable for all companies, whether private company or public company, whether private company or public company, but 222E is applicable only to closely held company. Applicable only to closely held company, that I can say to private company. So E for exception करके याद रख लेना. 222A assets.
इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी दिया चलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया चलेगा, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिया या इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर्स दिया, एबनॉर्मल बोनस नॉट अलाउड। 222 ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, 222 ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, अगर आपने अपने शेयर होल्डर को असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया to the extent reserve is appearing in the balance sheet, it will be considered as deemed dividend. 222C, that is closer, liquidation of company. कंपनी के लिक्विडेट होते वक्त जितना भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया whether capitalized or not, that will be considered as deemed dividend. 222D, reduction of share capital, अगर आपने कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कम कर दिया, उसमें रिडक्शन कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, so to the extent reserve is appearing in the balance sheet, deemed dividend. And last, 222E exception, which is important, loan and advance given by company, which company? Closely held company, to the shareholder. shareholder के पास कम से कम 10% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए, तो ही डीम डिविडेंड. लोन should not be given in the ordinary course of business, तो ही उसे डीम डिविडेंड माना चाहिए. Yeah, loan given to any concern, loan given to any concern where such shareholder has a substantial interest, or loan given to any person for the benefit of such shareholder, it will be considered as deemed dividend. It will be considered as deemed dividend only if it is given out of accumulated profit. अगर reserves and surplus balance sheet में appear नहीं कर रहा है तो उसे हम deemed dividend consider नहीं करेंगे. हम बार बार रिजर्व्स एंड सरप्लस पर ही फोकस करें. अगर आपने मेरी सारी थियरी पर ध्यान दिया, क्यों रिजर्व्स एंड सरप्लस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट को ही आपने रिजर्व में कन्वर्ट किया. अगर यही प्रॉफिट पहले आपने डिविडेंड पे कर दिया होता तो आप पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भर देते, लेकिन जानबूझकर आपने पास्ट में डिविडेंड ना देकर उसे एक्यूमुलेट किया. तो अब उस रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हम उसे डिविडेंड मान लेंगे, और अब इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर.